नमस्कार। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था अपने जो फूड है उसमें क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, इनको डिटेल में सबको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म से क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, अब जो बचा हुआ है मैटर वो है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का मटेरियल होता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनको कहते हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनके जो डाइजेशन से प्रोडक्ट बनता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। उसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स इसकी बनती है। जैसे अमोनिया बनेगी तो अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, उसको निकालने के लिए फिर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। यूरिया लेस टॉक्सिक है और वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होता है, जो अमोनिया रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। हाईली टॉक्सिक है तो इसको क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसको अपने बॉडी से निकालने के लिए। ठीक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, हाई है। तो जितनी वाटर में डिजोल्व होगी उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी कम होगी और बाहर निकाल दी जाएगी। तो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस का स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, इसको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बनती कैसे कल बता दिया था, फॉर्म्ड बाई डीएमिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है, ये बाहर निकालने के लिए क्या होता है, जीबीएस मतलब जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये डिफ्यूजन से बाहर निकलती है। ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन। अब ये क्या होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कोई भी सब्सटेंस है उसकी एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ चल पड़ता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब अपने आप ही चल पड़ेगा। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या है, अपने आप होगी। ठीक है, स्वतः प्रक्रम। तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन हो जाएगा। किसका, अमोनिया का। जनरल बॉडी सरफेस, जो लोअर एनिमल है, अपन ह्यूमन क्लासिफिकेशन एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं, कुछ लोअर एनिमल है मतलब जिनसे जीवन स्टार्ट हो रहा है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ये इसके अलग अलग फाइलम आएंगे। उनके बाद में क्या होगा, हायर एनिमल्स आएंगे। तो लोअर एनिमल में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये डिफ्यूज आउट हो जाती है। और जो हायर एनिमल हैं जैसे फिशेज हैं, कई फिशेज में क्या होता है, गिल्स होती हैं, सब नहीं होती गिल्स, पर गिल्स की सरफेस द्वारा अमोनिया रिलीज होती है। ठीक है ना, क्योंकि गिल्स का मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा होगा कि जो गिल्स है फिशेज में उसका मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा भी होता है और गिल्स के द्वारा भी होता है। जो फिशेज है उसमें गिल्स के थ्रू अमोनिया रिलीज कर दी जाती है बाहर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस, बोनी फिशेज। अब जो आता है बोनी फिशेज टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है जो फ्रेश वाटर में रहती है और एक होती है मेराइन वाटर में रहती है। ठीक है, फिशेज जो अपन पढ़ेंगे, फिशेज क्या होती है, दो टाइप की होती है, खुद फिशेज भी, एक तो बोनी, एक कार्टिलेजिनस। अब बोनी और कार्टिलेजिनस एक्चुअल में दो चीज़ें होती है, एक तो बोन होती है और एक कार्टिलेज होती है। ठीक है, ये बोन और कार्टिलेज अपना स्केलेटल सिस्टम आएगा उसमें पढ़ेंगे। बोन थोड़ा सा अभी इतना काफ़ी है कि हार्ड होती है, कार्टिलेज थोड़ी सॉफ्ट होती है। इसका मटेरियल क्या है, बिल्डिंग मटेरियल क्या है, वो अलग चीज़ें, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में। तो फिश दो टाइप की होती है, एक तो बोनी और एक कार्टिलेजिनस। तो जो बोनी फिश है वो फ्रेश वाटर में भी होती है और मेराइन वाटर में भी होती है। अब जो अमोनोटेलिक है वो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं। ठीक है, बोनी फिशेज जो फ्रेश वाटर में होती है वही होती है। ठीक है, ज़्यादातर जो आप एग्जांपल देख रहे हो, ठीक है ना, एक्वेटिक एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हाईली टॉक्सिक है अमोनिया, तो इसको एक्सक्रीट आउट करने की क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए। तो कांट बी स्टोर्ड, ठीक है, टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली। अब सीधा अपना यूरिकोटेलिक पे जाने से पहले क्या करेंगे, यूरियोटेलिक देखते हैं। यूरियोटेलिक में खास बात क्या है,
लेस टॉक्सिक है टॉक्सिक पर बहुत ही कम टॉक्सिक है यूरिया, स्टोर कर सकते हैं। यूरिया बनती कैसे है? सबसे पहले जो अमोनिया बनती है बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? यूरिया में, थ्रू लीवर। ठीक है, इसका जो साइकिल का नाम होता है याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है, ऑर्निथीन साइकिल। ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल या इसको कहते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है, इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे इसको, ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल क्यों कहते हैं? सीधा डायरेक्ट याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है। ऑर्निथीन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है साइकिल का, उसमें बनता है यूरिया प्लस ऑर्निथीन। ठीक है, ऑर्निथीन खुद यूज आ जाता है बॉडी में और यूरिया यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये लीवर में होती है साइकिल। ठीक है, इसके बाद आता है जो यूरियोटेलिक के एग्जांपल्स, ह्यूमन खुद यूरियोटेलिक है, फ्रॉग, अब ह्यूमन का दे रखा है यूरियोटेलिक। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अपना जो एक्सक्रीटा है उसमें मैक्सिमम अमाउंट किसकी होती है? यूरिया की होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा नाइट्रोजनस सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में फॉर्म्ड बन रहा है? ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? यूरिया? नहीं, इसमें क्या तीनों ही चीज़ें बन रही है, अमोनिया भी बन रहा है, यूरिया भी बन रहा है और यूरिक एसिड भी बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर अगर पूछा जाए क्या बन रहा है, तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो अमोनिया भी है, यूरिया भी है एंड यूरिक एसिड भी है। अमोनिया बनता है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? यूरिया में। स्मॉल अमाउंट में अपने अंदर यूरिक एसिड भी होता है जो कि एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, अब ये यूरिक एसिड है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में बनने लगे, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगे, मतलब जो प्यूरिन पिरिमिडिन जो बेस मैंने बताया नाइट्रोजनस बेस, अगर वो ज़्यादा हो जाए, वो टूटेंगे यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनने के कारण क्या होगा? वो जॉइंट्स में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, तो वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, वो भी अपने को डिटेल में स्केलेटल सिस्टम में पढ़ना। ठीक है, अब यूरियोटेलिक में देखिए, मेराइन वाटर में जो फिशेज हैं उनके अंदर क्या होगा? यूरियोटेलिक। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का समझना पड़ेगा अपने को। जैसे मान लो वाटर लिया हुआ है अपन ने, इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? टेबल सॉल्ट, NaCl। ठीक है, अब NaCl को इसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, तो इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इस वाटर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इसकी वाटर की टोनिसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, या इसकी कह सकते हैं ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो रही है। अब ये क्या होती है ऑस्मोलरिटी? ऑस्मोलरिटी होती है कोई भी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाए तो उसकी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो उसको डिजोल्व कर रहा है, सोल्यूट जो उसके अंदर घुल रहा है। ठीक है, तो सोल्यूट क्या है? लेस अमाउंट में होता है इन कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो इससे क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। अगर सॉल्यूशन कोई दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में, अगर एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में उसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो होगा हाइपर टॉनिक। टॉनिक मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है, हाइपर में ज़्यादा, जैसे हाइपर टेंशन, तो टेंशन ज़्यादा मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा, तो हाइपर। एक टर्म होती है हाइपो, अगर उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है दूसरे के कंपेयर में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या है? हाइपोटोनिक। और अगर इक्वल है तो वो होगा आइसोटोनिक। ठीक है, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो कॉन्सेप्ट होते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे मान लो एक कमरे में आपने कोने में अगरबत्ती जगाई है, तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाएगी, तो ये क्या है? डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन अपने आप हो रहा है। ऑस्मोसिस क्या है? ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पर इसके लिए क्या नीड है? सबसे इंपॉर्टेंट SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होगी सेमी परमिएबल जो किसको अलाउ करती है? ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। ठीक है ना, सेमी परमिएबल क्या होगी? जो केवल किसको अलाउ करेगी? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, मानो वाटर है सॉल्वेंट, तो उसको अलाउ करेगी, सोल्यूट का मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये स्पेशल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ऑस्मोसिस में रिक्वायरमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, SPM की।
तो ये खाली सॉल्वेंट को अलाउ करेगी। तो यही जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो अगर एसपीएम के थ्रू हो जाए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाए, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। मतलब उसमें जो मूवमेंट होगा वो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का होगा। इन केस ऑफ वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर के मॉलिक्यूल का ही, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होगा। और कहाँ होगा? जहाँ पे उसकी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जहाँ पे उसकी हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से और देखते हैं। ये है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, आपने किशमिश भिगोई, रात भर भीगी तो वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर का सॉल्यूशन क्या है, उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्वेंट क्या है किशमिश के अंदर? सॉल्वेंट के अंदर कम है, पानी क्या है उसके अंदर? कम है। अगर इसको अपन ने पानी में डाला तो बाहर पानी क्या है? ज़्यादा। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगी, तो इससे क्या होगी? किशमिश फूल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो बाहर कोई ऐसा सॉल्यूशन कर दें जिसमें सॉल्वेंट इन कंपेयर टू जो इनर साइड ऑफ किशमिश, उससे रेजिन से क्या है, अंदर से बाहर क्या है, ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ सोल्यूट ज़्यादा डाल दिया अपन ने, सॉल्वेंट कम है, तो ये किशमिश क्या है, और ज़्यादा पिचक जाएगी। क्लियर है? देखो अब 3 टाइप के सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे मान लो ये आरबीसी अपने ब्लड की, बाहर का सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक। ठीक है, मतलब बाहर क्या है? सोल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम है। और अंदर का सॉल्यूशन क्या है इसका? ये तो बाद की फेज है ये वाली। ठीक है, इससे पहले इसके ये फुली हुई थी, पर बाहर का सॉल्यूशन क्या था? हाइपरटोनिक। बाहर सॉल्वेंट क्या थे? कम। इसके अंदर सॉल्वेंट क्या थे? ज़्यादा। सॉल्वेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट क्या है? ऑस्मोसिस। तो इसमें से सारे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पिचक गई। ठीक है, आइसोटोनिक को बाद में देखते हैं, पहले हाइपोटोनिक देखते हैं। हाइपोटोनिक में क्या है? बाहर का सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा, तो इसके अंदर मूवमेंट होगा और ये इसके अंदर फूल जाएगी। आइसोटोनिक मतलब जितना सॉल्वेंट बाहर है उतना ही सॉल्वेंट अंदर है, तो ये कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कुछ ऐसे देख सकते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई ग्रेडियंट होता है। कोई ग्रेडियंट मतलब कोई प्रवणता होती है, उसके थ्रू मूवमेंट होता है। जैसे मान लो 2 पानी की टंकियाँ हैं, इसमें इतना पानी भरा हुआ है और इसमें इतना पानी है, इनको दोनों पाइप से जोड़ दिया। फिजिक्स में, सॉरी मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, तो इससे क्या होगा, इनकी लेवलिंग हो जाएगी, दोनों लेवल इक्वल हो जाएगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट था। ठीक है, यहाँ प्रेशर, इतना प्रेशर, ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो इतना प्रेशर लगा रहा है, उसके थ्रू ये पानी इधर आ जाएगा, या हाइट ग्रेडियंट मान लो। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं कोई ग्रेडियंट डेवलप होता है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रेडियंट डेवलप होता है? कॉन्संट्रेशन ग्रेडियंट, उसके थ्रू मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, एक तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब इसका कॉन्सेप्ट का अपने क्या यूज है? यूरियोटोलिक जो ऑर्गेनिज्म है, जो पानी के अंदर मेराइन वाटर में, अगर मेराइन वाटर बाहर का क्या है? हाइपरटोनिक। ठीक है, मेराइन वाटर क्या है? हाइपरटोनिक। तो उस मेराइन वाटर के अंदर क्या होगा, जब कोई फिश है, मेराइन वाटर में कोई भी एनिमल है, फिश है जो बैठी है, अगर उसका जो अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, बाहर सॉल्वेंट क्या है? कम, तो उसका पानी सारा बाहर निकल जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उससे क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसके लिए अब उसको कोई ना कोई ऐसा मटेरियल, कोई सॉल्ट है, वो डिजोल्व करके रखना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो उसके लिए उसने क्या किया, अगर अमोनिया बनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनिया को स्टोर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अमोनिया क्या है? हाईली टॉक्सिक है, तो उसको स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए उनके अंदर यूरिया बनती है जो लेस टॉक्सिक है, और वो क्या करती है? उसको डिजोल्व हो जाती है, जिससे उसकी अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है, सीम है, उसके अंदर की जो टोनिसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अंदर भी हो जाएगा, तो वो उसकी डेथ नहीं होगी ड्यू टू ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस और भी एक पूरा चैप्टर है, उसमें रिवर्स ओस्मोसिस भी जो कॉन्सेप्ट है, जो आरओ लगे होते हैं घर में, उसका भी कॉन्सेप्ट वहीं आएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर आता है यूरिकोटैलिक, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड जो होता है ना, वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। और सेल्ड एग जो होते हैं, जो हार्ड होते हैं सेल्ड एग, उसके अंदर जो एनिमल होते हैं जिनके अंदर जो सेल्ड एग होते हैं, सेल्ड मतलब जो कवरिंग होती है एग की, वो हार्ड होती है कवरिंग। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड बनता है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? मान लो कोई हार्ड कवरिंग है किसी एग के चारों, इसके अंदर एक एनिमल है, जो बच्चा है वो इसके अंदर है, तो अगर उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाहर डिफ्यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि हार्ड सेल है, तो वो अंदर ही मर जाएगा।
अगर उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होगा, या फिर अपना पहले यूरिया ले लेते हैं, यूरिया है तो लेस टॉक्सिक पर टॉक्सिक तो है ही, तो थोड़े टाइम बाद जब इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ बढ़ता जाएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे नेचर ने ऐसा प्रोवाइड किया इसको कि यूरिक एसिड बनता है ताकि इसकी डेथ ना हो। केवल हार्ड सेल वालों में ही ऐसा पॉसिबल है, जिनके अंडे हार्ड होते हैं बाहर से, ठीक है। अगर मान लो सॉफ्ट एग है तो उससे क्या होगा, मान लो ये सॉफ्ट एग है, ठीक है, कवरिंग हार्ड नहीं है, तो इससे मान लो अमोनिया बनी तो ये अमोनिया क्या हो जाएगी, डिफ्यूज आउट हो जाएगी, ठीक है। तो और यूरिया है तो उसका जो टॉक्सिक जो है, टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहा है जो यूरिया, वो कम करता है। तो हार्ड एग में क्या होता है, उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है, सॉफ्ट एग में उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। 2 टाइप्स के एनिमल होते हैं, वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स में डिस्कस करना है, ओविपेरस एंड वीवीपेरस, ये सब भी डिस्कस करेंगे। ओविपेरस मतलब जो एग देते हैं, वीवीपेरस मतलब जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, उसमें एग फॉर्मेशन नहीं होता है। एक ओवोविपेरस होता है, पहले एग बनता है फिर उसका बच्चा बन जाता है उससे, तो अंदर बॉडी के अंदर ही रहेगा, एग बाहर नहीं आएगा, तो वो ओवोविविपेरस, ठीक है। अब जो यूरिकोटेलिक एग्जाम्पल्स भी हो गए, ऑल बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड इंसेक्ट्स, ये हो गया। इसके बाद आता है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अमोनोटेलिक जो है वो क्लियर है, अमोनोटेलिक अमोनिया रिलीज करते हैं। अब क्वेश्चन अगर आ गया अमीनोटेलिक, तो अमीनोटेलिक का मतलब क्या है, जो अमीनो एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड रिलीज करते हैं। कुछ इसका एग्जांपल है सम मोलस्क, जो आपको इसका डेप्थ में एग्जांपल याद नहीं कर रहे, यूनिया और पाइला होते हैं, पर अपने को इतना ध्यान रखना है। अमीनोटेलिक मीन्स देखो, अमोनो आया तो अमोनिया है, अगर अमीनो आ गया तो अमीनो एसिड है। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्पाइडर्स का, ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइडर में क्या होता है, ग्वानिन होता है, डायरेक्ट ग्वानिन। एक्चुअल में क्या होता है, जो प्यूरिन होता है और पिरिमिडिन होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोजन बेस, ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है, तो उसमें जो प्यूरिन होता है ना, उसमें AG होता है, मतलब एडिनिन और गुआनिन, ठीक है। तो वही गुइनिन जो होता है स्पाइडर्स में एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। क्रिएटिनिन अपने ह्यूमन में ही एक प्रोडक्ट है, जैसे यूरिया है, आपने कभी लैब टेस्ट होते हैं तो उसमें देखा होगा यूरिन है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन अपने यूरिन में लैब टेस्ट में आते हैं। तो क्रिएटिनिन भी अपना ह्यूमन का एक प्रोडक्ट है। ह्यूमन में केवल क्रिएटिनिन ऐसा नहीं है, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये खूब सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें भी एक प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। अब ये डायरेक्ट याद करना है, ऑर्निथ्यूरिक एसिड, ठीक है, बर्ड्स में स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। ये बनता कैसे है ऑर्निथ्यूरिक एसिड, बॉडी के अंदर ही अपने जो मेटाबॉलिज्म होती है वेरियस सब्सटेंसेस की, उससे बनता है ऑर्निथ्यूरिक एसिड। तो बर्ड में स्मॉल अमाउंट में ये भी रिलीज होता है, ये याद रखना है। अब कुछ एनिमल हैं वो डुअल एक्सक्रीशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन देखते हैं अर्थवर्म, लास्ट क्लास में बताया था अर्थवर्म। तो अर्थवर्म क्या करता है, इसमें जब ये नॉर्मल सोइल है, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है, बरसात नहीं हो रखी, तब इसमें क्या होता है, यूरिया रिलीज होता है, ठीक है। अब जब बरसात हो जाएगी तो जो पानी है वो मिट्टी के अंदर घुल गया, तो उसके कारण इसमें क्या है, अमोनिया रिलीज हो जाती है। पानी अवेलेबल है, जो टॉक्सिसिटी कम कर देगी, क्यों, अमोनिया वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी, उससे टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। तो अर्थवर्म क्या करता है, जब बारिश हो जाती है, जब अमोनिया रिलीज कर देता है। अब ऐसा क्यों किया, एक्चुअली क्या है, जब अमोनिया बॉडी में बनती है, ह्यूमन में भी बनती है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल जो होती है वो चलती है। तो इसमें क्या होता है, ATP खर्च होते हैं। अब ATP क्या है, ATP अपना एनर्जी मान लो, अपने बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूज होती है वो ATP है। तो ठीक है, ATP खर्च होते हैं। तो ATP जब भी खर्च होते हैं ना, तो ये क्या है, TP याद रखना, T फॉर ट्राई मतलब 3, P फॉर फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट है। एक फॉस्फेट रिलीज होगा तो क्या बनेगा, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ADP क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, और ये 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जब भी कोई यूरिया बनेगा अमोनिया से, तो यहाँ पे क्या खर्च होंगे, ATP खर्च होंगे, ठीक है। तो मतलब अमोनिया से यूरिया बनने के लिए अपने को ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अर्थवर्म है उसने कितना अच्छा उसमें एडेप्टेशन है कि जब भी बाहर पानी हो जाएगा तो उसको यूरिया से अमोनिया बनाने में
अपने एटीपी खर्च नहीं करने, सॉरी अमोनिया से यूरिया बनाने में अपने एटीपी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट वो क्या एक्सक्रीट कर देगा, NH3, क्योंकि पानी अवेलेबल है। मैंने बताया था अमोनिया के लिए हमेशा क्या ज़रूरी है, ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था ड्वेल एक्सक्रीशन, जो कौन करता है, अर्थवर्म करता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। अपने जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट ह्यूमन नहीं है, उसके लिए अपने को क्या है, एक पूरा किंगडम है अपना। सबसे पहले आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, दो बेसिक बता देता हूँ इसमें। एक तो होता है प्रोकैरियोट, ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट, ठीक है। प्रो मतलब जो अभी है नहीं, बन रहा है, ठीक है। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, कोई भी टर्म जो कैरियो से संबंधित हो वो न्यूक्लियस होगी। एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर न्यूक्लियस प्रॉपर है तो वो क्या होगा, यूकैरियोट। यू, ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू, यू को ऐसे चक लो अपना, ट्रू, तो EU, ये ट्रू का होता है EU, ठीक है। ये सब क्या है, ग्रीक और लैटिन टर्म्स होती है बायोलॉजी में, तो उनका डायरेक्ट डिक्शनरी में ये मीनिंग है, तो अपने को वो नहीं पढ़नी, पर अपने को कुछ पता होने चाहिए। जैसे यू एंड प्रो, प्रो मीन्स जो स्टार्टिंग फेज है, तो न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस अभी है नहीं। तो दो तरह के पढ़ने, खूब 5-6 तरह के बताए हुए अलग अलग साइंटिस्ट ने, पर अपने को भी दो तरह के पता होना चाहिए, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जिसमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं है, यूकैरियोट जो मतलब सुस्पष्ट, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस है, एकदम क्लियर न्यूक्लियस है, तो वो यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट में अपन सब आते हैं, ह्यूमन आता है और बाकी एनिमल्स आते हैं, तो जिनमें यूकैरियोटा में आएंगे। तो ये डोमेन में क्या होता है, यूकैरियोटा। ये क्लासिफिकेशन होता क्या है, एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ये होता है, मान लो जैसे खूब सारी भीड़ है इकट्ठी, खूब सारा भीड़ में क्या है, अपने को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना है, ठीक है। मानो आप रोहित शर्मा को ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है, उसको ढूंढ रहे हैं। तो खूब सारे आप जहाँ पे एनिमल्स भी हैं, फिशेज भी हैं, उसके बीच में ह्यूमन भी है, उसमें अपने को पर्टिकुलर रोहित शर्मा को ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे प्लांट्स और में से डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, कि इनमें न्यूक्लियस क्लियर है या नहीं है, तो वो हो गया डोमेन, ठीक है। मेरा डोमेन क्या आएगा, यूकैरिया, ये नीचे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, यूकैरिया, ये डोमेन है मेरा यूकैरियोट, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि भाई ये प्लांट है या एनिमल है, तो वो होगा किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मेरा क्या है, एनिमेलिया, कोई प्लांटी मत सोचना भाई, किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ें आती है ना, ये उसको स्पेसिफाई करती है पूरा अंदर तक जाके। जैसे फाइलम क्या है, कोडेट। फाइलम का मतलब है, कोडेट का मतलब ये होता है, कोडेट और नॉन कोडेट। कोडेट होता है जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये नोटोकोड क्या है, इसको एनिमल क्लासिफिकेशन में देखेंगे, जिससे अपनी बैक की जो बोन है, वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम जो बैक में है, वो किससे बनती है, नोटोकोड से ही बनती है, तो वो कोडेट है, ठीक है। अब मेरे को आपने वहाँ पे भीड़ में कैसे डिफ्रेंशिएट करा होगा कि भाई ये ह्यूमंस है, ठीक है, इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है। तो अब उसमें कई क्या है, रेप्टाइल्स को स्नैक्स भी घूम रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है ना, और कुछ एवीज होगा, मतलब कुछ बर्ड्स भी होंगे, तो वहाँ पे भी नोटोकोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो भी किस में, कोडेटा में। अब उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें आगे, तो मैमल्स, मैमल्स क्या होता है, जो मदर या जो फीमेल्स होती है उसमें क्या होती है, अपने मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है ना, तो वो बच्चे को डायरेक्ट दूध पिला सकते हैं, तो वो मैमेलिया, उससे बना है मैमेलिया। तो ये क्लास में आ गए मैमेलिया में। पर ये भी अब क्या है, जो कैंगरू है या और जो डॉग्स हैं, उनमें भी क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो वो भी किस में आते हैं, मैमेलिया में आते हैं, ठीक है ना। अब उसका ऑर्डर आगे देखेंगे, कार्निवोरस है। कार्निवोर क्या होते हैं, जिसमें जो कार्निवोरस है, कैनाइन टीथ प्रेजेंट है, ठीक है ना, मांसाहारी, ये आ गया कार्निवोरी। उसके और अंदर जाएंगे तो फैमिली देखेंगे। अपने को ये जो चीज़ें ना, इसमें हल्का फुल्का ही ध्यान देना है, पर मेन जो है लास्ट में मेरा देखेंगे जीनस और स्पीसीज, मीन्स रोहित एंड शर्मा। तो वो आप डायरेक्ट उसमें आइडेंटिफाई स्पेसिफाई कर लेंगे कि ये रोहित शर्मा। एक्चुअल में रोहित शर्मा नहीं, अपना जो आएगा वो आएगा होमो सेपियंस सेपियंस। अपना क्या होता है, होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसमें क्या है, ये जीनस और स्पीसीज है। सबसे जो लास्ट यूनिट है एनिमल क्लासिफिकेशन की, वो क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। और सबसे जो बड़ी यूनिट है, अगर डोमेन नहीं दिया हुआ है तो किंगडम, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर क्या है, किंगडम, क्योंकि किंगडम में सारा कुछ इंक्लूड है, पूरा एनिमल है, तो सारे एनिमल इंक्लूड है, एनिमलिया। और सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज है। तो उसकी स्पीसीज होमो सेपियंस सेपियंस, तो ये सेपियंस क्या है, स्पीसीज है ह्यूमन की, ठीक है ना।
और जीनस उसका नाम है, जैसे रोहित क्या है जीनस, एंड सेपियंस जो है, सॉरी शर्मा क्या है स्पीसीज होगी, तो ये जीनस और स्पीसीज इंक्लूड होगी। ठीक है, तो ये एनिमल क्लासिफिकेशन है जिसमें आपको याद क्या रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, 2-4 बार इसको मुंह से बोलोगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो किंगडम सबसे बड़ा है और सबसे छोटी क्या है यूनिट, स्पीसीज है। ठीक है, अब इसका आगे क्या यूज है, कुछ जो एनिमल हैं, ठीक है ना, ये देखो अब ये क्या है, अलग अलग एनिमल है, उनके अंदर क्या क्या एक्सक्रीशन के क्या क्या ऑर्गन पाए जाते हैं, तो वो अपने को इसमें अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले आता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंड्रेटा। इनमें डायरेक्ट बॉडी सरफेस से बताया था, बॉडी सरफेस से क्या रिलीज हो जाती है, अमोनिया रिलीज हो जाती है, तो ये एक्वेटिक भी हैं। ठीक है ना, तो इनमें क्या होती है, बॉडी सरफेस से डायरेक्ट क्या हो जाती है, अमोनिया रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि ये क्या है, फाइलम है अलग अलग, तो ये इसलिए मैंने बताया था क्लासिफिकेशन आपको पता रहेगा कि ये एनिमल हैं अलग अलग। ठीक है, अब प्लेटियलमंथीज, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसको फ्लैट वर्म कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्लेटियलमंथीज फ्लैट वर्म है, राउंड वर्म है या कोई और वर्म है, तो फ्लैट वर्म है। ठीक है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लैम सेल्स, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है फ्लैम सेल की, ऐसी ट्यूब्यूल्स लगी रहती है यहाँ पे, इनसे क्या रिलीज होता है, अमोनिया। तो फ्लैम सेल या ये प्रोटोनेफ्रीडिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या होते हैं, जो किडनी जैसी स्ट्रक्चर बनने लग जाएगी वो होगी नेफ्रीडिया। प्रोटो लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, प्रोटो मीन्स जो अभी हुआ नहीं है, बहुत पहले की अवस्था होगी वो प्रोटो होगी, इसको हिंदी में कहेंगे आदिम। ठीक है ना, तो बाबा आदम के काल की है तो प्रोटो, अभी बनी नहीं है, प्रोटोनेफ्रीडिया बननी है, तो फ्लैम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर आता है निमोटोडा। निमोटोडा को क्या कहते हैं, राउंड वर्म, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होती है, रेनेट सेल होती है। ठीक है, तो राउंड से रेनेट, ये याद ही करने। एनेलिडा, जिसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनेलिडा का भी मैंने बताया था आपको, अर्थवर्म जो कि ड्वेल एक्सक्रीशन करता है, अमोनिया भी एक्सक्रीट करता है और यूरिया भी एक्सक्रीट करता है। ठीक है, एनेलिडा का क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नेफ्रीडिया, ये रिलीज होता है। अब नेफ्रीडिया बन गया, देखो प्रोटोनेफ्रीडिया था, अब नेफ्रीडिया बन गया। मोलस्क में जो स्नेल्स आते हैं, घोंगे, वो मोलस्क में आते हैं, जिससे सीपी सूपी बनाते हैं ना, शंख बनता है जिससे, तो वो स्नेल्स आते हैं, तो मोलस्क में आते हैं स्कैबर्स ऑर्गन। अब आपको ये तो क्लियर है ना, इधर वाली साइड वाली क्या चीज़ें हैं, ये सब फाइलम है। आगे क्लासेज आएगी तो वो क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर जो एनिमल ढूंढ रहे थे अपन, ठीक है ना, वो ये सारे हैं। मोलस्क में क्या है, कैबर्स ऑर्गन है। ऑर्थोपोडा में क्या होती है, मालपीजियन ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स, ये याद रखना है। अब ये पी ए राम क्या है, या गलत मत ले जाना, पी ए राम, ठीक है ना, ये क्या होता है, पी ए रेम। ठीक है ना, इधर से स्टार्ट करते हैं। एम फॉर मैमल्स, मैमल्स क्या है, क्लास है, कोडेट के अंदर मैमल्स बताया था। ए फॉर क्या है, एवीज, एवीज क्या होती है, ये क्लास है बर्ड्स की, जो बर्ड्स होती है उनको किस क्लास में रखते हैं, जैसे अपने को मैमल्स में रखते हैं, उनकी क्या होती है, एवीज। आर फॉर क्या होती है, रेप्टाइल्स, जो स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। ए फॉर क्या होती है, एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फी मीन्स ड्वेल, जो वाटर में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब जो सोइल है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा नहीं है एम्फीबियंस जो होते हैं वाटर में भी होते हैं, सोइल में भी होते हैं, नहीं, ये एक्चुअल में इनके लाइफ की ऐसी फेज होती है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में एक तो टैडपोल होता है, उसका लार्वा, वो किसके अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो फ्रॉग भी ड्वेल एक्सक्रीशन करेगा। कैसे, जब वो वाटर में, उसका लार्वा या टैडपोल जो वाटर में होगा, तो वो क्या होगा, अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। वाटर अवेलेबल है, क्यों, एटीपी में खत्म करेगा एटीपी को, अपना डायरेक्ट अमोनिया रिलीज कर देगा। ठीक है, यूरिया अगर वो सोइल में आएगा तो वो यूरिया उसको बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है पी क्या है, पीसीज, जो फिशेज आती हैं जितनी भी, वो पी में आती है, तो पीसीज, एम्फीबियन। अब आप इसको थोड़ा सा यूँ समझें, ऊपर वाले जितने भी एनिमल्स हैं मैक्सिमम वाटर में रह रहे हैं, और जीवन आपको पता हो वाटर से जाके फिर सोइल पर आया है या टेरेस्ट्रियल हुआ है उसके बाद में। ठीक है ना, जीवन जल से फिर स्थल की ओर गया है। तो यहाँ पे देखो, पीसीज वाटर में रह रही है, फिर एम्फीबियंस मतलब ये पानी से निकलना शुरू हो रहे थे, बाहर आ रहे थे। ठीक है, और अब सारे कहाँ आ रहे हैं, बाहर सोइल पर आ गए। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे ये सोइल पर ही हैं, कुछ एक्वेटिक भी हो सकता है, कुछ मैमल्स एक्वेटिक भी हो सकते हैं, वेल है, मैमल्स है, एक्वेटिक है। ठीक है, पर मैक्सिमम आप देख रहे हैं पानी से कोई बाहर निकल के आए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें सब में क्या होती है, किडनी होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब आपको याद रखने जरूरी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो लिए गए हैं इसमें से। ठीक है, अब अपना मेन स्टार्ट करते, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अब मेन स्टार्ट होगा, इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको पता होगी, किडनी है। किडनी जो है, इसका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट,
किडनी का फंक्शन आए, तो किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन? नहीं, ये एक्सक्रीशन तो है, पर अपने को मेन फंक्शन क्या है? टू प्योरीफाई ब्लड। इसका रीज़न है, अगर आपको पूछे किडनी का फंक्शन है, तो एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन तो एक साइड प्रोसेस है जो हो रही है, उस प्रोसेस का अपने को बेनिफिट क्या है? ह्यूमन को बेनिफिट क्या है? वही तो फंक्शन होगा, ठीक है ना। एक्सक्रीशन तो एक प्रोसेस है जो हो रही है, अपने को उस चीज़ से क्या बेनिफिट हुआ? अपना ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, तो मतलब इसका फंक्शन क्या है? टू प्योरीफाई ब्लड, ठीक है। एक्सक्रीशन तो उसका साइड प्रोडक्ट है, उसको प्योरीफाई ब्लड करने के लिए वो क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन आएगा तो प्योरीफाई ब्लड करना। कुछ एंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं, जैसे एक हार्मोन रिलीज करता है रेनिन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है रेनिन। इसका पूरा एक सिस्टम आएगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, वो भी पढ़ना है अपने को। तो एंडोक्राइन फंक्शन भी, एंडोक्राइन मीन्स जो डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रेशन करते हैं हार्मोन, वो क्या होता है? एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन फंक्शन भी है, तो वो है रेनिन हार्मोन सिक्रेशन। एक रेनिन देखो, RENIN रेनिन तो हार्मोन है, और RENNIN क्या है? एंजाइम है। ये स्टमक में पढ़ेंगे, स्टमक में जो चीफ सेल्स होती है वो सिक्रेट करती है रेनिन को, ठीक है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में क्वेश्चन भी आ सकता है। RENIN हार्मोन है, RENNIN एंजाइम है। हार्मोन क्या होते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, टर्पीन्स, अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। पर एंजाइम्स क्या होते हैं? मेनली एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन है सारे, ठीक है ना। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। और एंजाइम किसी भी साइट पे जाएगा ना, तो वो क्या करेगा? काम करेगा और वापस यूज आ जाएगा, ठीक है। हार्मोन क्या है? एक बार चला गया, जैसे मान लो पेनक्रियाज है, उससे इंसुलिन रिलीज होता है, अपने बॉडी के अंदर पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। तो इंसुलिन जब किसी साइट पे जाता है तो वापस नहीं आता। अगर ऐसा होता तो डायबिटीज़ की दवाई देनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि इंसुलिन यूज आ रहा है और वापस यूज आता रहेगा, रीयूजेबल नहीं है। इंसुलिन एक बार जो सिक्रीट हुआ वो यूज आ जाएगा, ठीक है। तो हार्मोन क्या है और एंजाइम में छोटा डिफरेंस बता दिया। हार्मोन क्या है? कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, टर्पीन्स, कुछ भी हो सकते हैं। और एंजाइम क्या है? मैक्सिमम एंजाइम, एक दो को छोड़ के प्रोटीन ही है सारे, ठीक है। और ये रेनिन एंजाइम है जो स्टमक से रिलीज होता है। एक्चुअल में ये स्टमक में बच्चों में ज़्यादा रिलीज होता है। जो ये क्या करता है? मिल्क में से रेनिन मिल्क को क्या कर देता है? मिल्क में जो सॉलिड है उसको अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। चीज़ बनाने में, इंडस्ट्रियों में हम काम में लेते हैं इसको चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों में ये ज़्यादा होता है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है ह्यूमन में, ठीक है ना। तो जब भी आपने देखा होगा बच्चे दूध पीते हैं तो उसमें थोड़ा वोमिट होती है, तो वो गाढ़ा गाढ़ा सब्सटेंस निकाल देते हैं, तो उसमें ज़्यादा होता है। और बाकी ये एनिमल किंगडम में जो ग्रेजिंग एनिमल हो उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अब किडनी के पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स अपन इसको डिस्कस करने हैं। एक तो 2 पेयर ऑफ किडनी है, इनकी लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है वो देखना है, शेप क्या है वो भी देखना है। 1 पेयर ऑफ यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लेडर है, फिर यूरिथ्रा है, ठीक है ना। यहाँ पे किडनी में क्या होगा? यूरिन का फॉर्मेशन होगा। यूरेटर एक पाइपलाइन देख लो, जिस पाइपलाइन के थ्रू क्या हो जाएगी? ये किसी छोटी टंकी में आएगी, वो क्या है? यूरिनरी ब्लेडर। वहाँ पे जब तक स्टोर रखनी है रखो, मीन्स उसमें पूरा भर जाएगा जब वो यूरिनरी ब्लेडर, तब उसको यूरिथ्रा के थ्रू अपन क्या है? एक्सक्रीट आउट कर देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे। इसकी शेप क्या होती है? बीन शेप्ड होती है। बीन मतलब राजमा के जैसे होती है किडनी की शेप। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका पोजीशनिंग क्या है और इनकी सबकी स्ट्रक्चर, इमेजेस सब देखेंगे। थैंक यू।